सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। पेशे से मैं एक गेजेटेड ऑफिसर हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, राजपत्रित अधिकारी एसएससी सीजीएल के थ्रू। और आप ही की तरह हिंदी मीडियम का एस्पायरेंट रहा हूँ मैं, शुरू से लास्ट तक मेरी पढ़ाई हुई है हिंदी मीडियम में। इन सेशंस के जरिए मैं आपको बताता हूँ कैसे एसएससी और बैंक्स के एग्ज़ाम से मैंने सफलता ली है। इंग्लिश के सेक्शन में क्या मेरी अप्रोच रही है। रोज़ शाम को 4 बजे ये सेशन आता है, ज़रूर से इसको पूरी रेगुलरिटी से फॉलो करें। आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल हम करने वाले हैं द हिंदू का अ लेंडिंग हैंड। ये आर्टिकल लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना की सेकंड वेव को देख करके तीसरी वेव आने से पहले ही कुछ प्लान्स बनाए हैं। क्या क्या वो प्लान्स हैं ये हम देखेंगे। शुरू कर लेते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, मेरी अप्रोच यही है कि मैं आपको ट्रांसलेशन ना करवा के सेंटेंस की ग्रामर और वोकैब को अलग से लेकर के समझाऊं। सारी ग्रामर और वोकैबलरी जो आज आप सीखोगे इस पूरे आर्टिकल की अप्लाई करने वाले हैं इस क्लोज टेस्ट पे। हैंडमेड क्लोज टेस्ट होता है, आपको पता है। इसको एक ट्राई ज़रूर दें। वीडियो के लास्ट में इसका सोल्यूशन आपको लाइव करवाऊंगा। शुरू करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है अ लेंडिंग हैंड। देखिए, हैंड का मतलब होता है हाथ। हाथ का एक और मतलब भी होता है मदद। हिंदी में आपने कहावत सुनी होगी, हाथ बटा दो। तो उसका मतलब क्या है, अपने हाथ को हमारी मदद के काम में लगा दो। अब कह रहा है एक मदद का हाथ आया है और वो हाथ है एक लैंड करने वाली चीज़ का। अब ये लैंड करना क्या होता है? लैंड करने का मतलब होता है कर्ज देना, किसी को कुछ उधार देना, है ना। तो कह रहा है एक उधार देने वाला हाथ हमारे सामने आया है। एक ऐसा हाथ आया है जो हमें पैसा देगा। अब बात किसकी हो रही है? बात हो रही है ऑन आरबीआई एंड द सेकंड वेव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है और भारत में कोरोना की दूसरी लहर की बात हो रही है। समझ गए? अब इस लैंड नाम के वर्ड पे थोड़ा सा जोर देना। लैंड का बिल्कुल उल्टा होता है बोरो करना। देखिए, लैंड का मतलब है उधार देना, बोरो का मतलब है उधार लेना। अब जिससे लोगे आप फ्रॉम लगा के बता दो, जिसको दोगे आप टू लगा के बता दो। तो ऐसे बनती हैं ये दोनों फिक्स प्रपोजिशन। वी बोरोड ₹50,000 फ्रॉम द SBI। हमने SBI से 50,000 रुपये उधार लिए, कर्ज लिया, है ना। तो यहाँ पे आप फ्रॉम लगा के बता रहे हैं बोरो के बाद। और वी लेंट SBI लेंट ₹50,000 टू अस। SBI ने उधार दिए हमें 50,000 रुपये, तो लेंट टू अस। इनका एक और सिनोनिम है एडजेक्टिव में ओ करना। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, ओ का मतलब होता है उधार के अंदर होना, कर्ज में होना। वी ओ ₹50,000 टू द SBI। हम कर्ज में हैं SBI के सामने 50,000 रुपये से, है ना। तो 50,000 रुपये हमें SBI को आज की डेट में देने हैं। ओ के बाद में भी टू आता है। फिक्स प्रपोजिशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इनको आपको रीडिंग में माइंड करना है ताकि आपके दिमाग में बैठने लगे, ठीक है। चलो आओ इसके टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारा ही चैनल है। जितना ग्रो करने में हेल्प करोगे उतना अच्छा है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल YT। हर PDF मिलेगी आपको यहाँ पे, साथ ही साथ आपको वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ज्वाइन कर लें आज ही, है ना। 12,000 मेंबर्स हैं। इंस्टा पे भी हूँ मैं ऑफिशियल YT के नाम से। आपकी करियर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इंस्टा पे आप फॉलो करके मुझे मैसेज करके बताएं, अपने उसको सोल्यूशन करेंगे, है ना। कह रहे द RBI हैज़ सिग्नल्ड इट इज़ अवेयर ऑफ द बर्डन ऑन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। कह रहे जो द RBI है ना, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने सिग्नल कर दिया है, इशारा दे दिया है, दे चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अच्छा, कौन सा इशारा? कि ये है पूरी तरीके से अवेयर, इसको अच्छे तरीके से है मालूम। और किस बारे में? उस बर्डन के बारे में, उस बोझ के बारे में। अच्छा, किस पे बोझ? जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पे, हॉस्पिटल्स पे, क्लिनिक्स पे, डॉक्टर्स पे, नर्सिस पे। और कब? इस पीरियड के दौरान, इस महामारी के वक्त के दौरान। तो RBI ने ये सिग्नल दिया कि इसको अच्छे से पता है। कह रहा है मैं देख रहा हूँ, आंखें बंद नहीं है मेरी, अच्छे से मुझे मालूम है कि क्या हो रहा है और मैं उसका इलाज तुम्हें बताता हूँ। वो इलाज बताएगा पूरे आर्टिकल में क्या RBI करने वाला है। समझ गए? RBI आपका सब्जेक्ट है, हैज़ सिग्नल्ड आपकी वर्ब है, इट आपका सब्जेक्ट है, इज़ आपकी वर्ब है। अवेयर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म्ड होना। तो अवेयर के 4 सिनोनिम है, अवेयर, कॉग्निजेंट, इन्फॉर्म्ड और कॉन्शियस। जब आपको कोई सच, कोई झूठ, किसी भी चीज़ के बारे में पता लग गया ना, तो अब आप बताओगे आई एम अवेयर ऑफ दिस, है ना। तो अवेयर ऑफ, कॉग्निजेंट ऑफ, इन्फॉर्म्ड ऑफ और कॉन्शियस ऑफ, चारों ही ऐसे ही चलते हैं। ऑफ नाम का प्रीपोजिशन इनके बाद में फिक्स है, ठीक है। चलिए, एक वक्त हो गया समरी का। समरी ये है कि देखो, सेकेंड वेव ने बहुत बुरी हालत कर रखी है इंडिया की। हर रोज़ नए ख़राब रिकॉर्ड्स हम तोड़ रहे हैं। पहली बार भारत रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, लेकिन ऐसे रिकॉर्ड्स जो शर्मनाक हैं, जो बहुत ही दुखी करने वाले हैं। अब RBI भी दुखी है। RBI ने क्या बोला कि मैं प्लान कर रहा हूँ 50,000 करोड़ रुपए सिर्फ हॉस्पिटल्स में लगाने का। हॉस्पिटल्स में कब लगाना? जब ये सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव आए, उससे पहले पहले।
दूसरा आरबीआई बोल रहा है इसी 50,000 करोड़ का एक हिस्सा जो है मैं लगाऊंगा उन लोगों पे जो हॉस्पिटल्स के बिल्स नहीं दे पा रहे। समझ गए ना। तो ये आरबीआई का प्लान है कि मैं लोगों को कैसे हेल्प करूंगा ड्यूरिंग द पैंडमिक। अब हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है, कह रहा है पहला तो ये प्लान बहुत अच्छा है जो आरबीआई ने सोचा, बहुत अच्छा काम है क्योंकि पैसा तो इसी के पास है, इसी बैंक के पास है। दूसरा काम, आरबीआई को थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी को रिविजिट करना पड़ेगा क्योंकि अब लॉकडाउन्स लग रहे हैं। बहुत लोग सरकार से गुजारिश भी कर रहे हैं कि लॉकडाउन लगाया जाए। अगर सरकार ने लॉकडाउन लगाया तो उसके बाद आरबीआई जो सोच के बैठा ना उतनी ग्रोथ नहीं होगी, शायद 50,000 करोड़ इसके पास ना भी हों। समझ गए ना। तो बस यही हमारे आर्टिकल का कहना है कि आपको आरबीआई को एक बार सोचना पड़ेगा, अगर लॉकडाउन लग गए तो फिर आप क्या स्ट्रेटेजी बनाओगे और कहाँ से पैसा लाओगे। समझ गए। समरी आई थिंक मोटी मोटी आप समझ गए हैं। अब देखो मैं आपको करवाने वाला हूँ आर्टिकल शुरू। उससे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेस्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। यहाँ पे आपको 300 से ज़्यादा एग्जाम्स के 15,000 मॉक टेस्ट मिलेंगे। सारे के सारे इन्होंने एक पैकेज बनाया हुआ है 299 का। 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे एसएससी के हर छोटे बड़े एग्जाम के और बैंकिंग के भी सैकड़ों मॉक टेस्ट है, इंडिविजुअल मॉक टेस्ट हर एग्जाम के लिए। इसी तरीके से कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, फॉर एनी एग्जाम इन इंडिया यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ मॉक टेस्ट इन दिस सिंगल पैकेज। वैसे इस पैकेज की कीमत है 299 1 साल की वैलिडिटी के साथ, लेकिन आप सभी चैनल व्यूअर्स के लिए कूपन कोड है YET10। ऐप या वेबसाइट से इस पैकेज को बाय करते हुए इस कूपन कोड को यूज़ करें, 10% डिस्काउंट मिलेगा 30 रुपीज़ का फर्दर। इस पैकेज का बाइंग लिंक है कमेंट सेक्शन में। चलिए, करेक्ट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मूव ऑन वेंसडे टू स्टेप इन एंड जॉइन द फाइट अगेंस्ट द सेकेंड वेव ऑफ द पैंडमिक थ्रू द अनाउंसमेंट ऑफ मेजर्स एम्ड एट एलिवेटिंग any financial constraint for those impacted, including the healthcare sector, state governments and the public, is a welcome and timely intervention। लंबे सेंटेंस देख करके बच्चे डर जाते हैं, मुझे पता है, लेकिन सेंटेंस को ध्यान से पीस बाय पीस पढ़ो, बहुत आसान सेंटेंस है। कह रहा है आरबीआई का जो मूव है, मूव का मतलब क्या होता है भाई, कदम या हरकत। अच्छा, कब आया है मूव? ऑन वेंसडे, बुधवार को। अच्छा, कौन सा मूव था? स्टेप इन करने का था, इंटरवीन करने का था, दखल अंदाजी करने का था। अच्छा, और क्या करने का था? ज्वाइन करने का था। अच्छा, किसको? उस फाइट को, उस जंग को जो है खिलाफ दूसरी लहर के इस महामारी की, पैंडमिक की। अच्छा, कैसे करने वाला है काम? स्टेप इन कैसे करेगा, ज्वाइन कैसे करेगा? ये करेगा जरिए उस अनाउंसमेंट के, जो हैं उन मेजर्स की, उन कदमों की, उन उपायों की। वो उपाय जो एम्ड एट होंगे, जो कि पूरी तरीके से एक ही ऑब्जेक्टिव रखते होंगे, एलिवेट करने का, कम करने का किसी भी फाइनेंसिंग की कंस्ट्रेंट को, किसी भी पैसे की पाबंदी को, उन लोगों के लिए, फॉर उन लोगों के लिए, वो लोग जो इम्पैक्टेड हैं, जिन पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। और कैसे? जिसमें शामिल कौन कौन है? हमारा हेल्थ केयर सेक्टर, राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स और हमारी पब्लिक, है ना, आप और मैं। कह रहा है आरबीआई का जो मूव है ना, इस तरह का जो आरबीआई ने इतना अच्छा काम सोचा है, कह रहा है इज़ अ वेलकम एंड टाइमली इंटरवेंशन। ये अपने आप में एक स्वागत करने लायक और बिल्कुल वक्त पे आने वाला इंटरवेंशन है, दखलंदाजी है। सेंटेंस तो ये इतना ही था, आरबीआई's मूव इज़ अ वेलकम एंड टाइमली इंटरवेंशन। बीच में इसने सिर्फ यही बताया ये था क्या मूव और क्या क्या करने वाले थे इस मूव के अंदर। समझ गए? एक बार मैं सेंटेंस को रिपीट कर देता हूँ, किसी के दिमाग में कुछ रह ना जाए, फिर इसमें देखेंगे ग्रामर और वोकैब। आरबीआई का जो मूव है, जो कदम है, बुधवार को जो आया, स्टेप इन करने का, दखल अंदाजी करने का और ज्वाइन करने का उस जंग को जो सेकंड वेव के खिलाफ हो रही है इस महामारी के। और ये मूव आया है उस अनाउंसमेंट के, उस ऐलान के जरिए, उन मेजर्स की, उन कदमों की जो एम्ड एट होंगे, जिनका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा कि कम किया जाए, एलिवेट किया जाए पैसे की पाबंदी को, पैसे की कंस्ट्रेंट को, उन लोगों के लिए जो इम्पैक्टेड हैं। अब ये कौन लोग हैं? इसमें सब शामिल हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल्स, पूरा हेल्थ केयर सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट्स भी शामिल हैं और पब्लिक भी शामिल है, आप और हम भी शामिल हैं। कह रहे ये मूव अपने आप में स्वागत करने लायक एक मूव है। समझ गए? अब आ जाओ देखने वाली चीज़। मूव की वर्ब है इज़, इसलिए बोलता हूँ सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना बहुत ज़रूरी है ना। स्टेप इन करना मतलब, देखो स्टेप मतलब कदम, इन मतलब अंदर। आपने कुछ देखा गलत काम हो रहा है, थोड़ी देर आप देखते रहे, फिर आपको देखा नहीं गया, आपने स्टेप इन कर दिया, अंदर कदम घुसा दिया, आपने इंटरवीन कर दिया, उस गलत काम को रोकने के लिए आप खड़े हो गए। समझ गए ना? स्टेप इन करना। कंस्ट्रेंट करना, कंस्ट्रेंट मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, कर्ब्स, है ना, कंट्रोल्स, किसी जगह पाबंदियाँ। एलिवेट करने का मतलब होता है कम करना, किसी बीमारी को, किसी सफरिंग को। इसको सूद करना भी बोलते हैं, सूद करना भी बोलते हैं। एम्यूलेट, पेसिफाई, मोलिफाई, बाम, सेल्व, सब इसके सिनोनिम है ना। अब आ जाओ, इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट है।
कॉन्सेप्ट बहुत बार करवाया है मैंने, लेकिन कुछ नए सेंटेंस बना के लाता हूँ बड़े बड़े, ताकि आपको उस कॉन्सेप्ट को पहचानने में थोड़ा सा और प्रैक्टिस मिले। 3 वर्ड्स हैं हमारे पास, प्रोनाउंस हैं दे, देम और दोज। आपको फॉर्मूला के जरिए देखना है कब कौन सा लगेगा, दे कब लगेगा, देम कब लगेगा और दोज कब लगेगा। फॉर्मूला सीधा सा है, अगर सब्जेक्ट चाहिए हो सेंटेंस में तो दे लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट चाहिए हो सेंटेंस में तो देम लगेगा, अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऐसा चाहिए हो जिसके बाद कोई एडजेक्टिव रखा हो तो दोज लगेगा। समझ गए ना? बिना एडजेक्टिव का सब्जेक्ट तो दे, बिना एडजेक्टिव का ऑब्जेक्ट तो देम, और एडजेक्टिव वाला चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो हमेशा लगेगा दोज। अब इसको लगा के देखते हैं। द स्कीम इज़ फॉर दे, दोज, देम। ये स्कीम है उन लोगों के लिए। द स्कीम इज़ फॉर दे, दोज या देम। हमें चूज़ करना है एक को इन तीनों में से। सेंटेंस में क्या चाहिए? फॉर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट के लिए लगता है देम। अच्छा, एक और चीज़ देखनी पड़ेगी, अगर आपने देम को यहाँ लगाया, क्या उसके बाद में कोई एडजेक्टिव रखा है? नहीं रखा। तो अब तो और भी पक्का हो गया कि दोज नहीं आएगा, ये बिना एडजेक्टिव वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, द स्कीम इज़ फॉर देम, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया देम। अब अगला देखो, दे, दोज या देम आर द बेनिफिशरीज ऑफ द स्कीम। वो लोग लाभार्थी हैं, इस स्कीम के बेनिफिशरीज हैं। आपको चाहिए यहाँ पे सब्जेक्ट, आर नाम की वर्ब का। सब्जेक्ट बन सकता है दे और सब्जेक्ट बन सकता है दोज, लेकिन दोज बनने के लिए इसके बाद में एक एडजेक्टिव होना चाहिए। तो दे, दोज, देम के बाद कोई एडजेक्टिव तो रखा नहीं, सीधे सीधे वर्ब आ रही है। अगर ऐसा है तो मैं बिना एडजेक्टिव वाला सब्जेक्ट चूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा दे। तो दे आर द बेनिफिशरीज ऑफ द स्कीम। अब देखो, द स्कीम इज़ फॉर दे, दोज, देम अर्निंग लेस देन ₹500 अ डे। ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो 500 रुपये से कम अर्न करते हैं एक दिन में। अब देखो, फिर से फॉर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है? बिना एडजेक्टिव के देम, एडजेक्टिव के साथ में दोज। अब ध्यान से देखो, अगर आपने जो भी चूज़ करना है उसके बाद में एक एडजेक्टिव क्लोज को भी दिमाग में रखना है। ये वो लोग हैं जो 500 रुपये से कम अर्न करते हैं। जो भी जिनके लिए भी स्कीम है ना, उन्हीं के लिए एडजेक्टिव फ्रेज आया है, वो लोग जो 500 से कम अर्न करते हैं। ठीक है ना? तो मुझे क्या करना है, इस एडजेक्टिव के चक्कर में यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा दोज को। द स्कीम इज़ दे या देम नहीं, द स्कीम इज़ फॉर दोज अर्निंग लेस देन ₹500 अ डे। द स्कीम इज़ फॉर दे, देम, दोज हु अर्न लेस देन 500 अ डे। है ना? देखो, इस केस में आपके पास था पार्टिसिपल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। यहाँ पे आपके पास एडजेक्टिव क्लोज, इसको रिलेटिव क्लोज भी बोलते हैं, हु, विच, दैट से शुरू होता है। अब देखो, बात तो वही है, एडजेक्टिव वो भी था और एडजेक्टिव ये भी है। अगर बात वही है तो यहाँ पे भी दोज ही आएगा। सेंटेंस का मीनिंग वही है, सिर्फ एडजेक्टिव की फॉर्म को हमने चेंज किया। यहाँ पे फ्रेज, यहाँ पे क्लोज। आगे देखो, दे, दोज, देम अर्निंग लेस देन 500 डे आर द बेनिफिशरीज ऑफ द स्कीम। वो लोग जो 500 रुपये से कम अर्न कर रहे हैं वही लाभार्थी हैं इस स्कीम के। अब यहाँ पे आपके पास एडजेक्टिव फिर से रखा है, ध्यान दे लेना, सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन एडजेक्टिव के चक्कर में सब्जेक्ट बनेगा दोज। समझ गए ना? अगर एडजेक्टिव दिख जाए, एडजेक्टिव फ्रेज दिख जाए, एक सिंगल एडजेक्टिव दिख जाए, तो आपको हमेशा दोज को ही चूज करना है, दे, देम को नहीं करना है। उसी तरीके से यहाँ भी, यहाँ पे हमने रख दिया एक रिलेटिव क्लोज, हु अर्न लेस देन 500 अ डे। अब सीधा सीधा काम यही करना है, यहाँ पे भी दोज को चूज करना है। सिंपल सा ही फॉर्मूला है इसका, आपको देखना होगा एडजेक्टिव रखा है या नहीं रखा। चलो आगे बढ़े, आ जाओ। यहाँ पे दोज इसलिए रखा था क्योंकि इम्पैक्टेड नाम का एडजेक्टिव इसके बाद में पड़ा है। वो लोग जो इम्पैक्टेड हैं, जो लोग सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित हैं। कह द फ्यूरियस पेस एट विच न्यू कोविड-19 इन्फेक्शंस एंड फेटालिटीज़ हैव बीन माउंटिंग इन रिसेंट वीक्स हैज़ not only overwhelmed the nation's health infrastructure but has begun to significantly impair economic activity, just as the economy appeared to have turned the corner from the last year's debilitating contraction। अब बता रहा है कोरोना ने हालत क्या की है हमारी। कह रहा है जो ये फ्यूरियस पेस है, ये जो बहुत तेज़ी वाला, गुस्से वाला, वायलेंट वाला जो पेस है, पेस का मतलब होता है रफ्तार। तो कह रहा है ये जो बहुत आक्रामक रफ्तार है ना, हिंसक रफ्तार है। और कौन सी रफ्तार? एट विच, जिसके ऊपर ये नया कोविड इन्फेक्शन और फेटलिटीज़ जो है ना, ये माउंट हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं हाल के कुछ हफ्तों में। कह रहा है ये जो पेस है ना, अब इसकी वाह हैज़, इस पेस ने ना केवल तो किया है ओवरहैम। ओवरहैम करने का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन कर देना, है ना। जैसे कहीं पे बाढ़ सी आ जाए पानी की, तो पानी जो है पूरे एरिया को ढक लेगा, है ना। तो ये इसने ना केवल स्पेस ने हमको ओवर बर्डन किया है, और किसको? नेशन के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, बल्कि साथ ही साथ इसने शुरू भी कर दिया है बहुत बड़े तरीके से सिग्निफिकेंटली इम्पेयर करना, ख़राब करना इकोनॉमिक एक्टिविटी को, आर्थिक गतिविधियों को। और कब? बिल्कुल तभी, जस्ट एज जब इकॉनमी, अर्थव्यवस्था में
अपीयर हुई थी, दिखाई होती थी कि वो टर्न द कॉर्नर कर चुकी है, बुरे फेज से निकल चुकी है। और कहाँ से बुरे फेज? लास्ट ईयर के बहुत ही डेबिलिटेटिंग, बहुत ही ख़राब करने वाले कॉन्ट्रैक्शन से। समझ गए ना? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़न। सेंटेंस रिपीट कर देता हूँ, लंबा सेंटेंस है, फिर इसमें वर्ड्स को देख लेना। कह रहा है बहुत ही ख़राब जो पेस है, बहुत ही तेज़ रफ्तार है, जिसके ऊपर कोविड के इन्फेक्शन और फैटेलिटी का मतलब होता है मौतें, तो इन्फेक्शन और मौतें जो हैं जिस पे बढ़ रहे हैं हाल के महीनों में, कह रहे स्पेस ने ना केवल हमें ओवरबर्डन कर दिया है, बोझिल कर दिया है पूरे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, बल्कि इसने शुरू भी कर दिया है बहुत बड़े तरीके से इम्पेयर करना, ख़राब करना, जो है हार्म करना इकोनॉमिक एक्टिविटी को। और ये तभी हुआ बिल्कुल जब अर्थव्यवस्था में दिख रही थी कि ख़राब फेज़ से वो निकल रही है, और वो ख़राब फेज़ था पिछले साल के बहुत ही डेबिलिटेटिंग कॉन्ट्रैक्शन का, बहुत ही ख़राब करने वाले सिकुड़न का। अब सेंटेंस समझ गए होंगे, है ना? सब्जेक्ट वर्ब, पेस की वर्ब है हैज़ ओवरहेम्ड, दूसरी वर्ब है हैज़ बिगन। नॉट ओनली बट ऑल्सो की वजह से ये दो वर्ब्स हमने लगाई हैं। ध्यान देना, बट ऑल्सो कभी कभी बट भी लिख करके छोड़ दिया जाता है ना? अगर स्ट्रिक्ट सेंस में देखा जाए एसएससी के पेपर में तो बट ऑल्सो आप यूज़ करें, लेकिन अगर आप वैसे देखोगे आर्टिकल्स में, मैगजीन्स में, तो ऑथर अपने हिसाब से कभी कभी बट ऑल्सो की जगह बट लिख करके छोड़ देता है ना? फ्यूरियस होता है जो गुस्से वाला हो। और देखने वाला है कुछ इसमें। टर्न द कॉर्नर एक इडियम है, बाउंस बैक करना, गिर करके खड़ा होना, इम्प्रूव करना, मुश्किल हालात से बाहर निकलने को कहते हैं टर्न द कॉर्नर करना। डेबिलिटेटिंग हर वो चीज़ है जो आपको पैरालाइज कर दे, अपाइज बना दे। कुछ यही काम किया था डेबिलिटेटिंग पिछले साल की अर्थव्यवस्था की सिकुड़न ने, है ना, हमारे साथ। बढ़े आगे। कह रहे द फ्रेश क्राइसिस इज स्टिल अनफोल्डिंग, गवर्नर शक्तिकांत दास सेड इन हिज अनस्केड्यूल्ड एड्रेस एक्नॉलेजिंग द चैलेंज अहेड। अब बता रहे गवर्नर साहब ने क्या बोला। कह रहे जो फ्रेश क्राइसिस है ना, ये जो ताज़ा ताज़ा तूफान है, ये अभी भी अनफोल्ड हो रहा है। अनफोल्ड होने का मतलब क्या होता है? आपने एक चादर ली, उस पर एक दाग लगा हुआ था, आपने कर दिया उसको फोल्ड कर दिया, है ना? आपको लगा मम्मी मारेगी। अब उस दाग को आपकी मदर ने देखा, चादर को खोलना शुरू किया। मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। तो आपने किया था फोल्ड, आपकी मदर कर रही है अनफोल्ड, उस चादर को पूरा खोल करके देख रही हैं, और उस चादर की जो है ना दाग धीरे धीरे आप उनकी मदर के जो आपके सामने आएगा। तो अनफोल्ड का मतलब ये होता है किसी चीज़ का धीमे धीमे हमारे सामने आना, डेवलप होना। तो यही कहना है इनका कि ये जो क्राइसिस है ना अभी भी विकसित हो रहा है, डेवलप हो रहा है, हमें नहीं पता ये क्या होगा इसका आगे जा करके। ये कहने वाले थे हमारे गवर्नर साहब शक्तिकांत दास जी। और इन्होंने कहा एक ऐसे एड्रेस में, एक ऐसे संबोधन में जो अनस्केड्यूल था, अपने आप अपनी इच्छा से इन्होंने एक भाषण दे दिया। इन्होंने कोई शेड्यूल उसका बताया नहीं था किसी को पहले, और ये काम इन्होंने किया एक्नॉलेज करते हुए, मानते हुए, एडमिट करते हुए आगे आने वाली चुनौतियों को। समझ गए? जब शक्तिकांत दास ऐसा सेड कर रहे थे पास इंडेफिनिट टेंस में, तभी वो एक्नॉलेज भी कर रहे थे उन चुनौतियों को। एक बन गया मेन वर्ब, दूसरा बन गया वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। बढ़े आगे। अनफोल्ड नाम के वर्ड को दिमाग में रखना इसी कहानी के साथ। Kera stressing that it is imperative to both save lives and restore livelihoods. Mr. Das proposed a calibrated response, mooting a 50,000 crore rupee term liquidity facility to boost credit availability for ramping up COVID-related healthcare infrastructure and services. थोड़ा मुश्किल सेंटेंस है, ध्यान से समझना। कह रहे स्ट्रेस करते हुए, स्ट्रेसिंग है यहाँ पे एक प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। कह रहे इस काम को करते हुए, जोर देते हुए। अच्छा भाई किस चीज़ पे जोर? दैट वो ये बात कि ये है बड़ा ही इम्पेरेटिव, ये है बड़ा ही सिग्निफिकेंट, ये है बड़ा ही ज़रूरी, नेसेसरी। अच्छा क्या चीज़? दोनों चीज़ों को सेव करना। कौन सी? पहला है जिंदगियाँ और दूसरा है रिस्टोर करना लाइवलीहुड्स को। तो ये कह रहे रोज़गार को फिर से लाना और ज़िंदगियों को सेव करना, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है, इस बात पर जोर देते हुए। अब देखो इसको स्ट्रेस करते हुए इन्होंने किया क्या? इस काम को करते हुए दास साहब ने प्रपोज कर दिया, सबके सामने रख दिया एक कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स को। रिस्पॉन्स मतलब आपकी प्रतिक्रिया, कैलिब्रेटेड मतलब नपी तुली। तो इन्होंने कैलिब्रेटेड से रिस्पॉन्स को सबके सामने रखा। अब देखो ये रखा कैसे? ये रखा इन्होंने मूड करते हुए। मूड करने का मतलब है बहुत ध्यान से सोचते हुए। मूड करने का मतलब होता है किसी चीज़ पे बहुत मंत्रणा करना, है ना, सोचना, थिंक केयरफुली करना। और किसके बारे में? एक 50,000 करोड़ के टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी के बारे में। ये ऐसी लिक्विडिटी फैसिलिटी होती है जिसमें एक टर्म रखी जाती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए लिक्विडिटी यानी नकदी का आपको फैसिलिटी मिल रहा है ना। तो ऐसे इन्होंने एक लिक्विडिटी फैसिलिटी के बारे में सोचा है। अच्छा क्यों? ताकि बूस्ट कर पाएँ क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को, ताकि बढ़ावा दे पाएँ कर्ज की उपलब्धता को, और किसके लिए? रैंप अप करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए
कोविड से संबंधित रिलेटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और सर्विसेज को। सेंटेंस समझ चुके होंगे, मैंने पूरा तोड़ दिया इसको देसी भाषा में, है ना, जैसा दैनिक भास्कर में लिखा हुआ था ना उस तरीके से बताया मैंने आपको। तो ये दास साहब थे, इन्होंने किया प्रपोज। दो काम ये साथ में और कर बैठे प्रपोज करने के। पहला तो ये स्ट्रेस कर गए कि जान भी बचाना उतना ही ज़रूरी है जितना लोगों के रोज़गार को बचाना, और दूसरा काम ये कर गए साथ साथ इस चीज़ के बारे में सोचने लगे, बताने लगे सबको कि 50,000 करोड़ मैं सोच रहा हूँ फैसिलिटी दे डालूँ भारतवर्ष को, ताकि कोविड से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को हम आगे के लिए अच्छा कर पाएँ। समझ गए? अब आ जाओ देखने वाले वर्ड्स। दास साहब की वो है प्रपोज्ड, कैलिब्रेटेड मतलब नपा तुला, मेजर्ड हो, स्टेप बाय स्टेप हो या सिक्वेंशियल हो। एकदम नहीं खड़े होकर के भाई 1 लाख करोड़ आपको दे रहा हूँ, ऐसे नहीं सोच रहे हैं, ये ध्यान से स्टेप बाय स्टेप मेजर्ड अप्रोच में बोल रहे हैं, नपे तुले वर्ड्स में, है ना, एक्सट्रीम ना जा करके। मूड करने के दो मतलब होते हैं, एडजेक्टिव फॉर्म में होता है वो चीज़ मूड जो डिबेटेबल हो। इट इज़ ए मूड कॉन्सेप्ट, इट इज़ ए मूड इशू, ये एक डिबेटेबल इशू है ना, इस पर बहुत बहस करनी होगी, इस इशू पे बहुत बहस होती है। तो वो तो हो गया एडजेक्टिव फॉर्म। वर्ब फॉर्म में मूड का मतलब होता है किसी चीज़ पे बहुत विचार विमर्श करना, थिंक करना केयरफुली। ये वर्ड आपको खबरी पे मिल जाएगा एक आधे दिन में, पोस्टमार्टम सीरीज में अच्छे अच्छे सेंटेंस बना करके समझाऊंगा, है ना। रैंप अप करना, लेवल अप करना, स्केल अप करना, इम्प्रूव करना एक ही बात है, किसी चीज़ में थोड़ी सी बेहतरी लाना। आगे बढ़ते हैं, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। केरल लैंडर्स हैव बीन अर्ज्ड टू एक्सपेडाइट लैंडिंग अंडर दिस प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफाइड स्कीम टू एंटिटीज including vaccine manufacturers, hospitals, pathology labs, suppliers of oxygen and ventilators, importers of COVID-related drugs and logistics firms। अब बताया इन्होंने ये 50,000 करोड़ रुपए देंगे कैसे। कह रहे जो लैंडर्स है ना, देखो भारतवर्ष में फाइनेंशियल लैंग्वेज में, और भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में लैंडर का एक ही मतलब होता है बैंक। समझ गए ना, जो पैसा दे सबसे बड़ा लैंडर वही है, बैंक की सबसे बड़ा लैंडर होता है। तो कह रहे जो लैंडर्स है ना, जो बैंक हैं, उनको अर्ज किया गया है। अर्ज करने का मतलब क्या है, किसी को अर्जी देना, किसी से जो है थोड़ी सी फरियाद करना। तो लैंडर्स को भी इन्होंने रिक्वेस्ट की है, फरियाद की है कि आप एक्सपीडाइट कर दो, आप तेज़ी में ले आओ लैंडिंग को, उधार देने के काम को। और कहाँ पे, इस प्रायोरिटी सेक्टर की क्लासिफाइड स्कीम में। तो अब इन्होंने एक प्रायोरिटी सेक्टर बना दिया है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कोविड रिलेटेड। तो ये जो खास सेक्टर है जिसको प्राथमिकता में देनी है, इस क्लासिफाइड स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा वो लैंडिंग करें। अच्छा, किनको करें लैंडिंग? उन एंटिटीज़ को, उन व्यापारों को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन लोगों को जिसमें शामिल हैं वैक्सीन के निर्माता, हॉस्पिटल्स, ये स्पेशल टाइप की लैब्स, मैं समझा दूंगा ये क्या होता है, पैथोलॉजी, स्पेशल टाइप की लैब्स, ऑक्सीजन के सप्लायर्स और वेंटिलेटर्स, इंपोर्टर्स, और किसके, कोविड रिलेटेड ड्रग्स के, और लॉजिस्टिक्स फर्म्स। समझ गए ना। तो इन्होंने यही बोला बैंकों को, भाई ये स्कीम मैं बना दिया है मैंने, है ना, 50,000 करोड़ की। अब तुमसे हाथ जोड़ के एक ही विनती है, ये 50,000 करोड़ जेब में मत रखना, जो मैं बता रहा हूँ उन लोगों को फटाफट ये 50,000 करोड़ रुपए धीमे धीमे करके दे डालो। अब आ जाओ इस पर देखने वाले वर्ड्स। एक्सपेडाइट करना मतलब फटाफट किसी चीज़ को करना, क्विकन करना, हेस्टन करना, किसी चीज़ में तेज़ी लाना। अर्ज नाम से ही हमने हिंदी में एक वर्ड बनाया हुआ अर्जी। अर्जी का मतलब होता है एप्लीकेशन, है ना, ये अर्ज से ही बना है। अर्ज का मतलब होता है सिफारिश करना, है ना, किसी को गुजारिश करना। पैथोलॉजी लैब, ये वर्ड मैं तोड़ के समझा देता हूँ। देखिए, पैथ रूट है, इसका मतलब होता है बीमारी या आपकी फीलिंग, आपकी जो है संवेदना। अब यहाँ पे अगर आप पैथ के साथ में लॉजी लगा रहे हैं तो फीलिंग्स की जो स्टडी नहीं करेगी ये लैब, ये बीमारी की स्टडी करेगी। पैथोलॉजी लैब का मतलब होता है जहाँ पे आप अपनी टेस्टिंग करवाते हो, एक्सरे करवाते हो, कोविड का टेस्ट करवाते हो, जो भी करवाते हो ना, वो सारी लैब्स कहलाती है पैथोलॉजी, है ना, बीमारी की स्टडी करने वाली लैब्स। बढ़े आगे। लॉजिस्टिक फर्म्स वो फर्म्स होती हैं, भाई यहाँ पे ऑक्सीजन तो बन गई पर इसको वहाँ दूर दराज के गाँवों में पहुँचाना है, तो ये फर्म्स ही काम करेंगी चीज़ों को इधर से उधर ले जाने का, ये कहलाता है लॉजिस्टिक्स। Correct, and although Mr. Das said the scheme would also cover patients requiring treatment, he failed to spell out how these most in need of financial assistance to cover their surging medical bills could borrow the funds। अब बता रहे हैं कि दास साहब ने कहाँ पे कर दी गलती, भाषण में कौन सी चीज़ बतानी भूल गए। कह रहा है हालांकि दास साहब ने कहा कि स्कीम जो है कवर करेगी पेशेंट्स को जिनको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। कह रहा है हालांकि ऐसा होने के बावजूद हुआ क्या, ये दास साहब नाकामयाब रहे स्पेल आउट करने में, साफ साफ बताने में। अच्छा, किस चीज़ को? वो चीज़ ये कि कैसे जो सबसे ज़्यादा मोस्ट हैं इन नीड में, ज़रूरत में, फाइनेंशियल असिस्टेंस की, पैसे की ज़रूरत की, और किस लिए, कवर करने के लिए उनके बढ़ते हुए, सर्च करते हुए मेडिकल बिल को। कह रहा है ये बताने में वो नाकामयाब रहे कि कैसे इन लोगों को, ये लोग जो हैं बोरो कर सकते हैं फंड्स को। समझ गए ना। तो उन्होंने बोला भाई लोगों को भी पैसा का थोड़ा सा हिस्सा जाएगा,
पर इन्होंने कोई स्कीम बताई नहीं कि कैसे हम बैंक के पास जाके बोलें कि हमारे कोविड में बहुत पैसे लग गए हैं, हमारे को थोड़ा सा कर्जा आप दे दो। तो ये बताना है भूल गए। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़। दास साहब की वर्ब है सेड, स्कीम की वर्ड है वुड ऑल्सो कवर। वुड के सारे रूल्स आपको ग्रामर सीरीज में करवा चुका हूँ, मॉडल वर्ब्स के चैप्टर में क्या क्या काम करता है। तो वुड कवर का मतलब है फ्यूचर में कवर करेगा। स्पेल आउट ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ पे प्रकाश डालना डिटेल के अंदर, एस्क्राइब करना, डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, है ना, किसी चीज़ को अच्छे से समझाना। सर्जिंग बिल्स वो बिल्स हैं जो इंक्रीज हो रहे हैं, सर्ज कर रहे हैं, एक एडजेक्टिव है सर्जिंग। कुड बोरो की वर्ब है दोज, ये दोज वही दोज है जो मैंने आपको बताया था। इसके बाद में एडजेक्टिव पढ़ा है तो इसलिए हमने यहाँ पे दोज को लगाया हुआ है ना। कुड बोरो का सब्जेक्ट है दोज। बढ़े आगे, बोरो करना मतलब उधार लेना। करेक्ट डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द सेक्टर मोस्ट इन फोकस एट द मोमेंट, द RBI has signaled it is cognizant of the burden on health care and allied providers। कह रहा डायरेक्ट करने में फ्लो को, बहाव को, और किसके, उधार के, कर्ज के, क्रेडिट के, और कहाँ पे, उस सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा फोकस में है इस मोमेंट पे। तो कह रहे इस काम को करते हुए सारा पैसा हेल्थ केयर सेक्टर की तरफ डायरेक्ट करते हुए RBI ने कर दिया है सिग्नल कि इसको मालूम है, इट इज़ कॉग्निसेंट, इसको मालूम है उस बर्डन के बारे में, बोझे के बारे में जो हेल्थ केयर सेक्टर पे और अलाइड प्रोवाइडर्स पे लगा हुआ है। तो आज की डेट में हेल्थ केयर सेक्टर बहुत परेशान है ना, फार्मा सेक्टर बहुत परेशान है। तो ये अलाइड प्रोवाइडर्स वो हैं जो हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं, किसी तरीके से उनसे मैच खाते हैं, है ना। समझ गए सेंटेंस को। कॉग्निसेंट ये वर्ड आपने ऊपर देखा था अवेयर, उसी का सिनोनिम है, वहाँ भी समझाया था, यहाँ भी समझा रहा हूँ। इन्फॉर्म, कॉन्शियस, अवेयर, कॉग्निसेंट चारों सिनोनिम है, और अपने बाद में जिस चीज़ के लिए आप अवेयर है ना ऑफ लगा के ही बताएंगे कौन सी वो चीज़ है, ऑफ द बर्डन, ठीक है। कह रहा हाउएवर हाउ मच लैंडिंग कैपिटल स्ट्रेस्ड बैंक्स वुड बी विलिंग टू राइट इनटू देयर कोविड लोन बुक्स रिमेन्स टू बी सीन। अब कह रहा RBI ने स्कीम तो बना दी, लेकिन बैंक भी तो बीच में घुसे हुए हैं ना, क्या वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। कह रहा हालांकि हाउएवर हाउ मच कितना, लैंडिंग जो कर्जा है वो कैपिटल स्ट्रेस्ड बैंक जो है विलिंग होंगे, ऐसे बैंक जिनमें कैपिटल की कमी है, आज की डेट में पैसे की कमी हो रही है, तंगी चल रही है। कह रहे कितनी लैंडिंग ये इस तरह के बैंक जो हैं विलिंग होंगे, तैयार होंगे, वुड बी विलिंग, और क्या करने के लिए, लिखने के लिए उनके कोविड की लोन की बुक में। भैया आपको कोविड लोन दिया और कोविड लोन की बुक में आपकी एंट्री डाल दी। तो कह रहे कितने इतने बैंक जो हैं तैयार होंगे, ये अभी भी देखना बाकी है। बैंकों को भी तो डर लगता है ना भाई, कोविड के नाम से एक लोन दे दें किसी को और बाद में वो आदमी बोले भाई हमारे से तो नहीं चुकाया जा रहा। तो ये बैंक को भी देखना होगा कितना वो पैसा देते हैं। इसमें आपको रिमेन्स का सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट ये पूरा क्लोज है। कौन सी चीज़ अभी देखनी बाकी है कि कितने बैंक पैसा देते हैं, ये पूरी बात जो है इस रिमेन्स नाम के वर्ब का ये सब्जेक्ट बना हुआ है, नाउन क्लोज। आगे बढ़ते हैं। करल सेंट्रल बैंक्स फोकस ऑन स्मॉल बोरोवर्स इंक्लूडिंग अनऑर्गेनाइज्ड businesses and MSM enterprises, both through enhanced provision of credit via small finance banks and a fresh resolution framework for existing borrowings, is also heartening, as these economic participants were already among the worst hit during the last year's contraction। सेंटेंस बहुत सिंपल है, इतना ही है। सेंट्रल बैंक का जो फोकस है इज़ वो है बहुत ही हार्टनिंग, बहुत ही दिल को गार्डन करने वाला। हार्टनिंग का मतलब होता है जो इनकरेज करे, आप में आशाओं को भर दे, है ना, खुश कर दे आपको। अब ये फोकस कौन सा है ना जो हमारे लिए हार्टनिंग है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया। ये फोकस है स्मॉल बोरोवर्स पे, छोटे कर्ज लेने वालों पे, स्मॉल बोरोवर्स, जिसमें कौन शामिल है, इसमें इंक्लूड है भाई अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस, छोटी मोटी किराने की दुकानें, छोटी मोटी दुकानें ना किराने की, जो इधर उधर गिफ्ट शॉप होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड। और इसमें शामिल है MSM एंटरप्राइजेस, छोटी मोटी फैक्ट्रियां, है ना, MSM मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। कह रहे बोथ थ्रू, ये दोनों ही चीज़ें होंगी, थ्रू जरिए, इन पे भी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे भी और MSM पे भी। कह रहे दोनों ये जरिए होंगी उस बढ़े हुए प्रोविजन के, उस बढ़े हुए एनहांस इंतजाम के, प्रोविजन मतलब इंतजाम या रूल, तो यहाँ पे इंतजाम की बात हो रही है, जो है क्रेडिट का, जो है कर्जे का, और किसके जरिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के जरिए, छोटे छोटे बैंक्स के जरिए। और कह रहे हैं जरिए एक फ्रेश रेजोल्यूशन के, एक नए संकल्प के, एक नए रूल के, रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क के, फ्रेमवर्क होता है ढांचा, और किसके लिए, एग्जिस्टिंग बोरोविंग्स के लिए, हाल की बोरोविंग्स के लिए। कह रहे ये जो फोकस है ना अपने आप में बड़ा ही हार्टनिंग है। अब मैं आपको बीच में समझा देता हूँ ये होता क्या है, क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया मीनिंग नहीं समझे तो कोई मतलब नहीं है। RBI इन दोनों को देगा कर्जा, अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस को भी और छोटे मोटे फैक्ट्रीज़ को भी ये देगा। एक तो ये छोटे बैंक्स है ना उनके लिए इसने प्रोविज़न ज़्यादा कर दिया है,
उनको ज़्यादा इंतजाम करके दिया पैसे का कि तुम छोटे मोटे बैंक है, छोटे मोटे लोगों को पैसा दो, जिनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है उनको पैसा दो, ठीक है। और इसने दूसरा इंतजाम क्या किया है, फ्रेश रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क लाया है, एक नया फ्रेमवर्क ढांचा लेकर के आया है हाल की बोरोविंग्स का। आपने 1000 रुपये अभी ले रखे हैं बैंक से, आपको और 500 की ज़रूरत है, तो एग्जिस्टिंग बोरोवर हो आपके लिए एक नया ढांचा आरबीआई लाया है, आपके लोन के अंदर ही एडजस्ट करके और 500 रुपये आपको दे देगा। तो दोनों ही तरीके से ये काम को करने वाला है, ये फोकस है हार्टनिंग। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स हैं, ये जो छोटे दुकानदार हैं, ये पहले से ही उनमें थे जो सबसे वर्स्ट हिट हैं, सबसे बुरी मार खाए हुए हैं। किसके दौरान, पिछले साल की सिकुड़न के दौरान, पिछले साल की गिरावट के दौरान। समझ गए होंगे, इसमें कुछ और देखने वाला है नहीं। हार्डनिंग जानते हैं, बोरोविंग मतलब कर्जा, फ्रेमवर्क मतलब ढांचा, स्ट्रक्चर या स्कीम। कह रहा हाउएवर, अब देखो ये सेंटेंस जो है ना गलत है, और एक नहीं दो तरीके से गलत है। मैं आपको पहले ही चैलेंज कर रहा हूँ, फिर सेंटेंस के लास्ट में बताता हूँ गलतियाँ क्या है ना। कह रहा हाउएवर द नॉर्म्स लेड डाउन फॉर resolution including the proviso that only those borrowers who had not already availed of restructuring assistance and whose loans were standard as on March 31st 2021 would be eligible for fresh resolution lays an enormous onerous burden on those that the RBI itself admits are the most vulnerable। अब कह रहा RBI से गलती हुई और उसने खुद ने मान भी ली। अब गलती क्या है, कह रहा हालांकि जो नॉर्म्स है ना, जो रूल्स हैं, अच्छा कौन सी नॉर्म्स, जो कि हुई है ले डाउन, जिनको इस्टेब्लिश किया गया है। अच्छा किन के लिए इस्टेब्लिश किया गया है, उन लोगों के, उन रेजोल्यूशन के लिए जो ऊपर हमने रेजोल्यूशन की बात की है, एग्जिस्टिंग बोरोविंग्स का रेजोल्यूशन। तो कह रहा है इसके लिए जो रूल्स बनाए गए ना इस रेजोल्यूशन के लिए, जिसमें शामिल है, इंक्लूड करता है ये प्रोविसो, ये वाला प्रोविज़न, ये वाली छोटी सी शर्त, दैट वो ये की। अच्छा क्या शर्त है, महज वही बोरोवर्स, महज वही कर्ज लेने वाले जो कि पहले से अवेल नहीं कर चुके हैं, जो कि पहले से फ़ायदा नहीं उठा चुके हैं रीस्ट्रक्चरिंग की असिस्टेंस का। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करना। आपको लगता है मेरी ईएमआई ज़्यादा है, पैसा कम कमाता हूँ मैं, तो आप अपने लोन की ईएमआई कम करवा लोगे, लोन का वक्त बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरह की रीस्ट्रक्चरिंग की असिस्टेंस आप बैंक से मांगते हो। तो कह रहे हैं वही बोरोवर्स, वही कर्ज लेने वाले जो कि पहले से इसका फ़ायदा नहीं उठा चुके हैं और जिनके लोन्स जो हैं स्टैंडर्ड थे, बिल्कुल एनपीए थे, बिल्कुल टाइम पे थे, एनपीए के बिना थे, मार्च 31 2021 को, कह रहा है वो होंगे एलिजिबल इस फ्रेश रेजोल्यूशन के लिए। कह रहा है ये जो नॉर्म्स है ना, ये ले करती हैं एक बहुत बड़ी बर्डन को, और किन पे, उन लोगों पे, दैट वो लोग जिनको आरबीआई खुद एडमिट करता है कि वो सबसे मोस्ट वनरेबल हैं, सबसे ज़्यादा खतरे में हैं, सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं। तो इसने एक प्रोविज़न क्या बनाया है, पैसा तो हम दे देंगे एग्जिस्टिंग बोरोवर्स को, लेकिन दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कि उस आदमी ने रीस्ट्रक्चरिंग का फ़ायदा ना उठाया हो पहले लॉकडाउन के बाद। दूसरी कंडीशन ये है कि मार्च 31 को उसकी एक भी ईएमआई बाकी ना हो। अगर ये दोनों चीज़ें वो पूरी कर दे तो इस बार जो है कोविड की सेकंड वेव में वो बैंकों से रीस्ट्रक्चरिंग करवा सकता है। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ये जो नॉर्म्स है ना अपने आप में गलत नॉर्म्स हैं, और आरबीआई ने भी माना है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनको बार बार मदद की ज़रूरत होती है, एक बार की नहीं, बार बार इन्हीं को ज़रूरत है, इसलिए इनको हमें इस बार भी कवर करना चाहिए। समझ गए। अब सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स देख लो, फिर बताता हूँ गलतियाँ। ले डाउन, इस्टेब्लिश करना, ले से बनने वाली 3 फ्रेजल वर्ब्स हो रहे हैं, 4 हैं टोटल। देखो ले आउट का मतलब होता है स्पेंड करना, ले ओवर का मतलब होता है किसी जगह थोड़े वक्त के लिए रुकना, इसकी एक सिनोनिम है कॉल एट, है ना। ले ऑफ का मतलब होता है किसी को नौकरी से निकालना, किसी को फायर करना, सैक करना। ये ले ओवर तब होगा जब आप फ्लाइट करोगे दिल्ली से मुंबई की बुक, और बीच में वो अहमदाबाद रुकेगी, आपको 1 घंटा एयरपोर्ट पे बिताना पड़ेगा, तो आपकी टिकट में लिखा होगा ले ओवर एट अहमदाबाद एयरपोर्ट फॉर 1 आवर। समझ गए ना, वो ले ओवर होता है, आप कहीं पे थोड़ी जगह के लिए रुकते हो बीच में। ले ऑफ नौकरी से निकालना, ले आउट मतलब खर्चा करना। चलो, प्रोविसो मतलब कंडीशन, इसको कैविएट भी बोलते हैं, प्रोविजन भी बोलते हैं, छोटी सी शर्त को बोलते हैं प्रोविसो। और इसमें देखने वाला ऑनरस, ये वर्ड बना है ऑनस से। ऑनस का मतलब होता है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑनस की एडजेक्टिव फॉर्म है ऑनरस, ऐसी चीज़ जिसमें बहुत जिम्मेदारी हो, ऐसी चीज़ जो बड़ी बोझिल करने वाली हो, ऑनरस कहलाती है। वल्नरेबल मतलब कमज़ोर। अब फटाफट बता देता हूँ आपको एरर कहाँ है। देखो लेस का सब्जेक्ट है नॉर्म्स। नॉर्म्स कौन सी हैं, इस तरह की नॉर्म्स हैं, सारी चीज़ हमें बीच में बताई गई है, लेकिन यही नॉर्म्स हैं जो बर्डन को हमें डालती हैं। अगर नॉर्म्स इसका सब्जेक्ट है तो नॉर्म्स प्लूरल है, अगर ऐसा है तो लेस की जो है वर्ब जो है इसको सिंगुलर फॉर्म में हमें रखना चाहिए। तो मुझे बोलना चाहिए नॉर्म्स ले, है ना, एस नहीं, ले एन इनॉर्मस बर्डन। अब दूसरी गलती है ग्रामर कॉन्सेप्ट। ये सारी वर्ब्स हैं जो कहलाती हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। ग्रामर सीरीज़ के पार्ट नंबर 8 या 9 में करवा चुका हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद में ऑब्जेक्ट होना नेसेसरी है, ज़रूरी है। जैसे
द पुअर अवेल्ड ऑफ द पेंशन स्कीम। अवेल का मतलब है फ़ायदा उठवाना। पुअर ने फ़ायदा उठवाया पेंशन स्कीम का। अरे किसको उठवाया फ़ायदा? अवेल वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अगर ऐसा है तो सेंटेंस गलत है। अब ऐसा करे क्या कि इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक आ जाए? अपनी मर्जी से तो कुछ लगा नहीं सकते, तो इसका एक ही इलाज है, पुअर ने खुद को फ़ायदा उठवाया है, किसी और को नहीं, खुद को ही फ़ायदा उठवाया है ना, फ़ायदा लिया है उन्होंने। अगर ऐसा है तो खुद के लिए यहाँ पे एक प्रोनाउन डाल देता हूँ हिमसेल्फ, ऐसा ही करूँ ना, या हर सेल्फ डाल देता हूँ, गरीब लड़का या गरीब लड़की, है ना। ध्यान दे लेना, द पुअर लिखा हुआ है, कॉमन प्लूरल नाउन है, अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। प्रोनाउन लेगा अपने हिसाब से, कौन सा? प्लूरल। तो प्लूरल प्रोनाउन होता है देम, कभी भी सेल्फ लिख के ना है, सेल्फ्स। समझ गए ना? लोग गलती क्या लिख देते हैं, माई सेल्फ होता है तो वैसे देम सेल्फ लिखे आते हैं, देम सेल्फ नहीं होता, देम सेल्व्स होता है। तो द पुअर के हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बीच में घुसा दिया। शी इंजॉयड इन द पिकनिक, उसने पिकनिक में बहुत मज़ा लिया, इन्जॉय किया। लेकिन इन्जॉय इंग्लिश में एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में आपको लगाना पड़ेगा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो मैं क्या बोलूँगा, शी के हिसाब से लगा दूंगा इन्जॉयड के बाद हर सेल्फ। ठीक है। द मैजिशियन इंट्रोड्यूस टू द ऑडियंस, मैजिशियन ने इंट्रोड्यूस किया ऑडियंस को। देखो मैजिशियन ने अगर अपने सहायक को, अपने जो है असिस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया होता तो मैं उसका नाम लिख देता, पर अब यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, मतलब ये मैजिशियन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है। अगर ऐसा है तो मैजिशियन के लिए यहाँ पे मैं लगा दूंगा उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, हिमसेल्फ और हर सेल्फ। मान लो कोई फीमेल थी तो हर सेल्फ, अगर मेल था तो हिमसेल्फ। द बिजनेसमैन प्रेजेंटेड इन द कोर्ट, बिजनेसमैन ने हाजिर हुआ कोर्ट में। अब देखो प्रेजेंट का मतलब होता है हाजिर होना। अब देखो हाजिर ये खुद हुआ है तो बिजनेस मैन है, तो मैन के लिए हिमसेल्फ यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा। समझ गए ना? यही छोटी सी एरर है। अवेल के बाद में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप देखेंगे। अगर ऐसा है तो दोज बोरोवर्स हु हैड नॉट ऑलरेडी अवेल्ड देमसेल्व्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग असिस्टेंस, है ना, अवेल्ड के बाद में देमसेल्व्स आना चाहिए था। बढ़ते हैं आगे। कह रहा मिस्टर दास वॉज ऑल्सो अनरीजनेबली सैंग्विन अबाउट द economic impact of the second wave, even as he granted that high frequency indicators are emitting mixed signals। कह रहे और साथ ही साथ जो मिस्टर दास थे ना, बिना बात के ही होपफुल थे, सैंग्विन थे, आशा से भरे हुए थे, बिना बात के। और किस बारे में? आर्थिक इम्पैक्ट के बारे में, दूसरी वेव के। कह रहे इवन एस, यहाँ तक कि जबकि उसने ग्रांट कर दिया, उसने ये मान लिया। और क्या मानना भाई? माना ये कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो हैं फाइनेंशियल लैंग्वेज में, जो बड़े बड़े हमारे पास चार्ट हैं, ग्राफ जो हैं, वो एमिट कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं मिले जुले सिग्नल्स को, अच्छाई और बुराई दोनों को दिखा रहे हैं। तो कह रहे खुद ही मान गए कि भाई सिग्नल ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं। मानने के बाद, इस चीज़ को ग्रांट कर देने के बाद भी बिना बात ही वो बड़े होपफुल थे कि सेकेंड वेव का ज़्यादा जो है इकॉनमिक कॉम्पैक्ट नहीं होगा। समझ गए ना? सैंग्विन का मतलब होता है आशातीत, आशा भरे हुए, होपफुल, एनकरेज्ड। अनरीजनेबली मतलब होता है बिना रीजन के, बिना बात के। एमिट करने का मतलब होता है डिस्चार्ज करना, सिग्नल एमिट करने का मतलब है सिग्नल को देना। कह द आरबीआई's position that the dent to the aggregate demand is likely to be only moderate is based on the fact that so far this year the restrictions to contain the spread of the virus have been largely localized। कह रहा है आरबीआई की जो पोजीशन है, पोजीशन समझते हो ना, आरबीआई ने कौन सी पोजीशन ली है, कौन सा स्टैंस लिया है, दैट वो ये पोजीशन की जो डेंट है, जो डैमेज है, जो हार्म है, जो चोट है ओवरऑल डिमांड को, एग्रीगेट डिमांड को, कह रहे ये डेंट जो है लाइकली होगा, संभावित होगा, महज थोड़ा सा ही मॉडरेट। आरबीआई का पोजीशन ये है कि ज़्यादा जो है चोट हमारी डिमांड को ओवरऑल नहीं पड़ने वाली है सेकंड वेव की कोरोना से। कह रहे ये पोजीशन जो है ना ये बेस्ड है इस फैक्ट पे दैट वो ये कि सो फार अभी तक इस साल में, दिस ईयर, जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, जो लॉकडाउन लगाए गए हैं कंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वायरस के फैलाव को, कह रहे वो हैव बिन रहे हैं मोटे तौर पर लोकलाइज्ड, किसी किसी एरिया के अंदर ही। तो आरबीआई ने अभी तक यही देखा है, लॉकडाउन जहाँ भी लगता है, मोहल्ले में लगता है, गली में लगता है ना, छोटी मोटी सिटी में लगता है। तो आरबीआई को क्या लगता है, ऐसे ही लॉकडाउन लगते रहेंगे और हमारी डिमांड को ज़्यादा जो है डेंट नहीं पड़ेगा, ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ेगा। अगली लाइन में बताएगा आरबीआई क्यों गलत हो सकता है ना, वो आगे बताएगा। लार्जली यहाँ पे एडवर्ब है, गलती से इसको मार्क कर दिया हमने, हैव बीन आपकी वर्ब है, लोकलाइज मतलब छोटे मोटे एरिया में, एग्रीगेट मतलब ओवरऑल। चलिए, कर विद more and more voices from the opposition to top industry groups urging a nationwide lockdown to break the chain of transmission, Mr. Das may need to be very quickly revisit his assumption। कह रहे के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा वॉइसेस के, आवाज़ों के, विपक्ष से, अपोजिशन से लेकर के और कहाँ तक,
टॉप इंडस्ट्री ग्रुप्स तक, है ना, बड़े बड़े उद्योगपति घरानों तक। कह रहा है ऐसी आवाज़ों के होने के साथ ही, और आवाज़ें कौन सी हैं, जो अर्ज कर रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं पूरे देश में एक लॉकडाउन को, ताकि रोक दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए चेन ऑफ ट्रांसमिशन को, ट्रांसमिशन की पूरी कड़ी को, है ना। कह रहा है इसके साथ ही मिस्टर दास जो है ना, हो सकता है उनको ज़रूरत पड़ जाए बड़ी जल्दी जल्दी क्विकली रिविजिट करने की, पुनर्विचार करने की अपने अजम्पशन पे, अपने ख्यालों पे। तो ये तो यही सोच के बैठे, लगेगा नहीं, है ना, डिमांड ज़्यादा ख़राब होगी नहीं, पर सब जो है चिल्ला रहे हैं, वहाँ से विपक्ष भी और यहाँ बिजनेस घराने भी, कि लॉकडाउन लगा दो। अगर लग गया तो आरबीआई को फिर से अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को फिर से बनाना पड़ेगा। समझ गए? रिविजिट करना, रिकन्सिडर करना, रिव्यू करना, ये सब के सब जो है रिविजिट के सिनोनिम है। अजम्पशन मतलब आपकी थ्योरी, आपकी हाइपोथेसिस, आपका प्रिजम्पशन, आपका ख्याल। सिंपल सा आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। क्विज़ को मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। आपका क्विज़ है ये आज का, बहुत सिंपल बनाया मैंने। इतना सिंपल क्विज़ मैंने पिछले 1 महीने में एक बार भी नहीं बनाया, ठीक है। 5 में से 4 नंबर मुझे हर एक के चाहिए। पूरी कोशिश करना, इसको एक ट्राई दो। वीडियो का इसका सोल्यूशन मैं डाल रहा हूँ वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पहले कमेंट में। समझ गए ना? मन से ट्राई करोगे तो 3-4 नंबर आएंगे, नहीं करोगे तो फिर वही बूढ़ा घोड़ा है और वही लाल लगाम है ना। मन से करना, जिस काम को करो। मुलाकात लूँगा अगली वीडियो में। चलिए तब तक के लिए साइनिंग आउट।